गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10th में जब अपना हिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है संघर्ष, यानी जो कौन सा, यानी अंग्रेजों का प्रतिकार एवं संघर्ष। हमारा जो लेसन चल रहा है यानी अंग्रेजों का प्रतिकार एवं संघर्ष। यानी ये हमारा लेसन का टाइटल है। देखो, ये हिस्ट्री का 10th की जो हिस्ट्री है उसका तीसरा लेसन है, तीसरी यूनिट है। इससे पहले हमने हिस्ट्री में जो 2 लेसन कंप्लीट किए थे, जो सबसे पहले था यानी प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर था अपना वो था 1206 से लेके और सन 1757 ईस्वी तक का भारत का जो इतिहास था। उसके बाद में जो थर्ड लेसन है यानी तीसरे लेसन में सिर्फ और सिर्फ यानी अंग्रेजों का प्रतिकार, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, तो कहने का मतलब कि जहांगीर के काल से ही हो गई थी, क्योंकि उस समय ही यानी एक दल आया था जो उनसे परमिशन लेने आया था, ठीक है। लेकिन अब जो इस यूनिट में तो हम पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ यानी अंग्रेजों के बारे में कि इस समय अंग्रेजी हुकूमत, यानी हम देखते हैं कि इस लेसन में हमने देखा या पिछले जो लेक्चर हुए हमारे, जो जितनी भी जो हमारे जो क्लासेज हुई इस एजू ड्रीम पे, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से यानी अंग्रेजों ने यानी भारतीय इस जनता का शोषण करती है, ठीक है। कैसे यानी धीरे धीरे क्या करती है वो, यानी एक व्यापार करने के उद्देश्य से जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरे भारत की मालिक बन बैठी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1757 से लेके और 1857 यानी सन 1757 में प्लासी का युद्ध और 1857 में यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे वीर सावरकर ने कहा है, जबकि अंग्रेजों ने जैसे सिपोही विद्रोह कहा है। हमने देखा कि इन 100 वर्षों में कंपनी सन 1757 से लेके और 1857 यानी जो 100 वर्षों का समय था, इसमें न जाने कितने ही गवर्नर आए। अलग अलग कंपनी के जो गवर्नर आए उन्होंने अपनी अलग अलग अपनी नीतियां बनाई, और इससे लेकिन उन सब गवर्नरों की एक विशेषता हमने सब मतलब सामने आई है कि सब के सब साम्राज्यवादी थे। कंपनी का साम्राज्य यानी अगर बात करते हैं तो अगर छोटा सा यानी छोटी सी कंपनी स्थापित की थी, और ये कंपनी धीरे धीरे यानी पूरे यानी भारत पर लगभग अपना यानी आगोश में ले लिया इसने। अगर 1857 की बात की जाए तो लगभग 2/3 भाग पर, एक अनुमान है कि 2/3 भाग पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। सन 1757 और 1857 ये 100 वर्षों में। अब देखो, इसके बाद में कई घटनाक्रम होते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब अपना जस्ट जो इससे पीछे वाला जो लेक्चर हुआ था या जस्ट पीछे वाली जो क्लास हुई थी, उसमें हमने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना पढ़ ली थी हमने, ठीक है। इसके अलावा बाहर से हमने यानी विदेशों में भी इंडिया हाउस की स्थापना की थी, यानी बाहर से जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आज की जो अपनी क्लास रहेगी, यानी आज की जो अपनी ये क्या नाम है, अंग्रेजों का प्रतिकार एवं संघर्ष, इस क्लास में आज हम यानी विशेषकर जलियांवाला बाग और यानी नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। यानी नरम दल के नेता कौन, गरम दल के क्या, उनके बीच में डिफरेंस था, ठीक है। कांग्रेस इन दोनों के बीच में बढ़ जाती है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर और 1885, अगर बात करते हैं तो 28 दिसंबर और 1885 की जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके पहले जो अध्यक्ष बनाए थे WC बनर्जी,
और अभी जो वर्तमान में अगर पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो आप बता सकते हो कि अध्यक्षा यानी श्रीमती सोनिया गांधी, वो ही कांग्रेस है। ठीक है, 28 दिसंबर और 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। 72 सदस्य थे इसके। जो सबसे पहला ये जो सम्मेलन हुआ था बंबई में, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ग्वालियर टैंक के पास। अब इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे और इसका एक यानी हर साल दिसंबर में ही अधिवेशन होता था लगभग, ज्यादातर। विशेष अधिवेशन तो कोई विशेष जब कोई कुछ करना होता था, कोई जन आंदोलन या वगैरह, तो उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता था और उसमें यानी ऐसे एक परिपाटी के अनुसार यानी उसमें पारित करना पड़ता था। कोई भी इस प्रकार का कानून या इस प्रकार का जो प्रस्ताव पारित करना पड़ता था उसमें कि हमको ये काम करना है। लेकिन विशेष अधिवेशन को छोड़ करके और ज्यादातर जो यानी जितने भी जो अधिवेशन होते हैं वो लगभग दिसंबर महीने में ही होते थे। अब इसकी स्थापना हो गई कांग्रेस की। कांग्रेस का जो रवैया था शुरू का, वो यानी 1905 तक का जो रवैया था, 1885 से लेके, और अगर हम बात करें तो 1905 तक यानी इनका जो कांग्रेस का जो रवैया था वो कहने का मतलब एक तरह से अंग्रेजों का साथ देने वाला था। ठीक है, लेकिन 1905 में यानी होता क्या है कि अब जो कांग्रेस का जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज इसका पूरा फायदा उठाते हैं, इसको कुछ नहीं समझते हैं इस कांग्रेस को। ठीक है, यानी इनका जो उदारवादी, इसमें दो प्रकार के आ गए, एक उदारवादी आ गए, एक अतिवादी आ गए। अब उदारवादी तो अपना बात करने का मतलब कि जो भी बात करता या हर किसी भी चीज़ अंग्रेजों को पहुंचाने के लिए प्रार्थना पत्र का सहारा लेते, न्यूज़पेपर का लेते, या लोगों को यानी सभ्य लोगों का ये संगठन, एक तरह से सभ्य लोग बोल सकते हैं, यानी एक तरह से प्रार्थनाओं का। लेकिन एक अतिवादी जो बोलते हैं कि हमारा अधिकार हम भीख क्यों मांगे उनसे, यानी हम अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से भीख क्यों मांगे, ये अतिवादियों का कहना है। ठीक है, तो आज अपनी जो क्लास रहेगी नरम दल, गरम दल प्लस जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अपनी क्लास के प्रमुख पॉइंट रहेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। यानी अब देखो थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख जो आने वाली यानी जो घटनाएं हैं आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कि 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद में 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, भंग बोलते हैं जिसे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुई यानी प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत की विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और जो राजधानी थी, जो पहले बंगाल थी, अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बना रखी थी। अंग्रेज यानी ज्यादातर बंगाल से ही अपना व्यापार या कंपनी का जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी जो राजधानी थी वो बंगाल ही थी 1912 से पहले। तो 1912 यानी कई बुकों में आपको यहाँ पर 1911 भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन 1912 में राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी? दिल्ली, जो वहां जब दिल्ली जो आज तक दिल्ली ही अपनी राजधानी है। इसके बाद में 1900 अगर बात करें 9 तो गवर्नमेंट, ये 1900 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। सॉरी, ये 1919 है। कौन सा है? 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुए थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, यानी आह्वान 1929 में। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। यहां पर देखो इसमें क्या किया था कि विधानमंडल निर्वाचित हुआ पहला प्रथम। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा
पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान मुस्लिम लीग के द्वारा। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौतों की शर्तों को तय किया गया। समझ गए कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए किसके साथ समझौता किया गया? अंग्रेजों के साथ। वो शर्तों को तय किया गया, यानी उस समय ही, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो महात्मा अगर बोले तो वो ऐसा एक आंदोलन था जिसका कोई नेता नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी? महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अगस्त 1942, और महात्मा गांधी को जिस दिन आंदोलन शुरू उसके दूसरे दिन सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आंदोलन एक, यानी अब जनता में खुद का एक आंदोलन बन गया था, जन आंदोलन बन गया था। 1946 में यानी ये आपका कैबिनेट मिशन यानी असफल रहा, और 1947 में स्वतंत्र भारत प्राप्ति और भारत का विभाजन 3 जून 1947 और पाकिस्तान की स्वतंत्रता। ये कुछ प्रमुख यानी घटनाक्रम हैं। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि नरम दल और गरम दल, क्योंकि कांग्रेस में दोनों प्रकार के नेता थे, गरम दल और नरम दल। देखिए कि 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में कई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर नए नेता उभर गए। यानी देखो नई प्रवृत्ति, समझ गए, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, और इन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर नए नेता सामने आए अपने नए विचार से। ठीक है, वे बलपूर्वक कहने लगे कि सरकार से केवल अनुनय और विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इनका कहना था, किनका? यानी इन जो नई प्रवृत्ति लेके आए उन लोगों का, कि हम भीख क्यों मांगे, ये हमारा तो अधिकार है, भीख मांगने का नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए, समझ गए, यानी हमें अपने अधिकार चाहिए। और वो बलपूर्वक कहने लगे, समझ गए, कि अनुनय विनय, यानी ये अनुनय विनय का मतलब कि प्रार्थना करना उनसे, एक तरह से रिक्वेस्ट वाला टाइम नहीं है ये अनुनय विनय, समझ गए, करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जनता की आत्मबल का पाठ, जनता को किसका पाठ पढ़ाया? यानी आत्मबल का पाठ पढ़ाया कि आप आत्मबल बनो। ठीक है, तथा जनता में एक देश प्रेम की भावना, किसकी भावना? देश प्रेम की भावना यानी जागृत की। वंदे मातरम संपूर्ण देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया, और यही गीत बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने लिखा था। देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को यानी व्यक्त किया। देखो, एक तो राष्ट्रगान होता है, एक राष्ट्रीय गीत होता है। राष्ट्रगान की रचयिता किसने की थी? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रानी राष्ट्रगान जो हम जन गण मन बोलते हैं उसकी जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। आज भी देखो कि बांग्लादेश जो 1905 से यानी 1900 अगर बात करें तो उस समय बांग्लादेश हमारा ही, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, समझ गए। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनाम बंगाल, अमार सोनाम बंगाल यानी एक बंगाली भाषा में या उसमें इस राष्ट्रगान की रचना की थी। और आज भी देखिए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, और वो लोग आज भी उसी को मानते हैं, उसी को। जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो सबसे क्रिकेट का मैच होता है तो सबसे पहले यानी दोनों टीमों के बीच में यानी राष्ट्रगान करवाया जाता है। ध्यान से सुनना, वही राष्ट्रगान अमार सोनाम बंगाल, वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसने यानी जनता के मध्य यानी देश के अंदर या लोगों के मध्य एक यानी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। अन्य नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ये प्रमुख थे। ये सभी गरम दल के, देखो गरम दल के नेता थे। ये अपने अधिकारों के लिए गिड़गिड़ाते नहीं थे अंग्रेजों के सामने, अपने अधिकारों के लिए बलपूर्वक
उनका यानी अपना हक जताते थे। समझ गए? कौन? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल से गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल, देखो लाल से यानी लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक, तीनों आ गए ने। लाल बाल पाल कई बार पूछते हैं ये, और अरविंदो घोष यानी ये प्रमुख थे। ये सभी गर्म दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखो ध्यान देना, अब आपको इसमें डिफरेंस करना कि कौन सा नेता कौन से दल से था। यानी कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता ये नरम दल के नेता कहलाए। कैसे कहलाए? नरम दल। ये अपना काम नरमाई से करते थे और ये अपना काम गरमाई से करते थे। समझ रहे? नरम दल और गरम दल, आदमी के स्वभाव से पता चल जाता है कि वो किस प्रकार से। समझ रहे हैं? नरम दल और गरम दल। ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव भी यानी बढ़ता गया। अगर हम बात करते हैं तो अब है स्वशासन, यानी देखो स्व यानी अपना, स्वयं का शासन, स्वशासन आंदोलन। ठीक है, ध्यान देना, यानी स्वशासन आंदोलन 1915 से श्रीमती एनी बिसेंट, ध्यान देना, श्रीमती एनी बिसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा की। देखो ये श्रीमती एनी बिसेंट ये आयरलैंड की निवासी थी। ओके, तो वहां पर उन्होंने एक आंदोलन चलाया, आयरिश होम रूल लीग। उसी का नमूना यहां पे इसने इंडिया में यानी वो क्या किया, पेश करने की कोशिश की। ठीक है, और वो यानी करने का सफल भी हुआ वो नमूना आयरिश होम रूल लीग का। 1916 में तिलक ने पूना में अपनी होम रूल, होम देखो अपना, देखो होम यानी घर होता है, रूल यानी शासन, घर का शासन, होम रूल लीग स्थापित की पूना में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। इनका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर जो स्वायत्तता है उसकी मांग को लोगों तक यानी पहुंचाना था। स्वायत्तता, अपना शासन, समझ गए? यानी अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर जो स्वायत्तता है उसकी मांग लोगों तक पहुंचाने का ही इन दोनों का प्रमुख उद्देश्य था, यानी बाल गंगाधर तिलक का और श्रीमती एनी बिसेंट का। अब राजनीतिक आंदोलन आपके यानी 1919 से लेके और 1947 तक जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में देखो। सबसे पहले रोलेट एक्ट, कौन सा है? रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, देखो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से और 1918 तक है ये। ओके, प्रथम विश्व युद्ध, अब इसकी समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद में यानी ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया भारतीय लोगों को या भारतीय राजनेताओं को या भारतीय, ठीक है, कि आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिक से अधिक क्या दिए जाएंगे? सुविधाएं दी जाएंगी, अधिक से अधिक। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जो किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत क्या हुआ? आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम। प्रेस का मतलब क्या होता है? यानी जो प्रेस, प्रिंट मीडिया, समझ गए? यानी प्रेस में कठोर नियम का मतलब कि प्रेस में आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखोगे, समझ गए? यानी आप जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेस से अखबार जब न्यूज़पेपर लोगों के बीच में जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना अगर लिखेंगे ये अखबार वाले तो बिल्कुल लोग पढ़ेंगे, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति एक असंतोष की भावना फैलेगी। तो उन्होंने प्रेस के लिए ऐसे कठोर नियम बना दिए। ठीक है, वह अन्य दमनकारी गतिविधियां यानी मिली, दमनकारी गतिविधियां चालू कर दी उन्होंने, ऐसे दमन करना हर चीज का। ओके, यानी बात तो की गई थी कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में आपको और कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक, और हो गया उसका उल्टा। ठीक है, भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी, सरकार के षड्यंत्र का भय था, अतः सरकार ने 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता, देखो ध्यान देना ये एक अंग्रेज अधिकारी है सिडनी रोलेट, समझ गए? यानी सिडनी रोलेट नाम है उसका, उसकी अध्यक्षता में
एक समिति गठित की जिसके द्वारा बनाए गए बिल को यानी विधानमंडल में 19 मार्च और 1919 को पास कर दिया गया। ठीक है, यानी एक सिडनी रोलेट अंग्रेज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उसने क्या किया कि उस बिल में यानी एक बिल बनाया उसने, समझ गए, उस बिल को विधानमंडल में 19 मार्च और 1919 को यानी पास कर दिया गया। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। और इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, देखो इस बिल रोलेट एक्ट का मुख्य यानी इस बिल में ऐसी क्या चीज थी, इस बिल में मुख्य चीज क्या थी कि इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक है आपको, तो संदेह के आधार पर आप उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, देखो अपील, दलील और वकील, नो अपील, नो दलील और नो वकील, ठीक है, उसका यानी अधिकार था। यानी उसको न, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको न तो कोई अपील करने का अधिकार है, न उसकी कोई दलील सुनी जाएगी और न ही उसका कोई वकील होगा। ऐसा काला कानून पास कर दिया किसने? इससे अंग्रेजी हुकूमत ने। शक के आधार पर, अरे शक तो कई बार सही थोड़ी होता है शक, तो बोला शक के आधार पर जो भी आपको दिखे, यानी ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आपको दिखे या शक, किसी प्रकार का संदेह हो, जो यानी ब्रिटिश सरकार का विरोध करता हो, समझ गए, उसको जेल में डाल दो। अब इसका विरोध तो होना ही था। इसे क्या कहा गया है? काला कानून कहा गया है। अब सारे देश में यानी 6 अप्रैल और 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस, ध्यान देना, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। यानी 6 अप्रैल और 1919 ये जो डेट है ये पूरे भारत में यानी राष्ट्रीय अपमान दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में इसे मनाया गया। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, सारे देश में व्यापार की गति क्या बढ़ गई? धीमी पड़ गई, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक क्या करने लगी? यानी प्रदर्शन करने लगी। तो देश में जो व्यापार था उसकी गति क्या हो गई? धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1919 की। सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया, यानी जहां भी जुलूस सभा हो रही वहां पर बर्बरतापूर्वक पुलिस की लाठियां, यहां तक कि गोलियां भी चलवा दी उसने। ठीक है, कई जगहों पर लाठी एवं गोलियों का सहारा लिया गया। अगर हम बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए? जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम को सुनते ही यानी अगर कोई स्वदेशी या जिसमें देश प्रेम की भावना, तो ऑटोमेटिक एक से ब्लड के अंदर एक तरंग सी आती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हकीकत में यानी अंग्रेजों ने इतना दमनपूर्वक उन निर्दोष और निहत्थे लोगों पर यानी गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। ठीक है, अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये उसी का विरोध था, समझ गए? यानी उसी के विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा की गई थी यानी जलियांवाला बाग में। ठीक है, अब ध्यान देना कि 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल, ध्यान देना कैसे इसकी शुरुआत होती है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। देखो ये दोनों राष्ट्रवादी नेता थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया शक के आधार पर। क्यों? उसमें रोलेट एक्ट में तो ये था ना कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस किस को? डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। अमृतसर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम का एक छोटा सा पार्क है, वहां पर बगीचा है। पार्क का मतलब ऐसा नहीं है यानी पार्क नहीं होते घूमने के लिए, तो वैसा एक छोटा सा पार्क है। ठीक है, और जो 3 और ऊंची दीवारों से घिरा है, यानी ऊंची ऊंची दीवार बनी है 3 ओर से, और केवल एक छोटी गली से ही पार्क में आने यानी जाने का रास्ता है। सिर्फ पार्क में आप छोटी सी गली है, उस गली से ही आप पार्क के अंदर जा सकते हो। ओके, इस पार्क में 13 अप्रैल को उन 2 नेताओं की गिरफ्तारी पर यानी विरोध प्रकट करने के लिए जनता यानी एकत्रित हुई थी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं
तो यह सभा बिल्कुल शांतिपूर्वक थी, किसी प्रकार का यानी बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही थी। ठीक है, सभा में अत्यधिक संख्या में वृद्ध कौन कौन थे, यानी सभा में जो अत्यधिक संख्या में वृद्ध पुरुष, बूढ़े आदमी, स्त्रियां, यहां तक कि बच्चे भी गए थे। तभी अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर, अधिकारी है जनरल डायर, अपने सैनिकों को लेकर पार्क में पहुंचा और जनता को चेतावनी दिए बिना, यानी चेतावनी नहीं दी उसने, भाई आप जल्दी से खाली कर दो नहीं तो गोली चला दी जाएगी, समझ गए, ऐसी कोई चेतावनी उसने नहीं दी। यानी दिखाया ना कि चेतावनी, जनता को चेतावनी दिए बिना उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। अब चारों ओर से पार्क को घेर लिया और चारों ओर से अगर गोलियां बरसाएंगे तो पब्लिक में भगदड़ तो मचेगी। ठीक है, और वहां पर एक कुआं था ऐसा बोल रहे हैं, उस कुएं में जा जाके सब पड़े थे, तो जो नीचे सबसे पहले पड़ा और जो ऊपर पड़ा तो वो नीचे वाला तो मरना ही था। ऐसे बहुत से आदमी से मारे गए थे। उसी में एक उधम सिंह नाम का एक छोटा सा बालक, वो भी उस सभा में गया हुआ था अपने दादा के साथ। उसने वो पूरा घटनाक्रम उसके पूरे दिलो दिमाग पर छा गया और उसने कसम खा ली कि जब तक मैं इस जनरल डायर को नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं उठूंगा। और देख लो, उसने जब जनरल डायर यहां से वापस चला जाता है इंग्लैंड में जनरल डायर को यानी उसका सम्मान दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है उसका कि आपने बहुत अच्छा काम किया ऐसा। लेकिन जब उधम सिंह ने यानी उस जनरल डायर को आखिर में मारता है गोली से, उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। वो कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपना बदला लेता पूरा। और आज भी पंजाब में एक उन्हीं के नाम से एक जिला है, उधम सिंह नगर। तो देखिए कि जनता को चेतावनी दिए बिना उसने अपने सैनिकों को यानी गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने 10 मिनट तक निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट है आपकी, उसके अनुसार उसमें मरने वाले लोगों की संख्या मात्र 379 बताई गई, लेकिन बहुत ज्यादा व्यक्ति मरे थे। दीनबंधु एफ एंड्रस ने इस हत्याकांड को क्या कहा है, दीनबंधु एफ एंड्रस ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा कि जानबूझकर अंग्रेजों ने हत्या की है इसकी, समझ गए लोगों की। तो उसने जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा है, यानी दीनबंधु एफ एंड्रस ने। डायर ने शान के साथ कहा कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह सब किया था। अरे किसी को मारना कोई सबक थोड़ी है। उसे इस घृणित कार्यों का कोई पश्चाताप नहीं था, बिल्कुल कोई पश्चाताप नहीं था उसको कि मैंने जो काम किया बिल्कुल अच्छा किया। ठीक है, वह इंग्लैंड चला गया, वहां कुछ अंग्रेजों ने उसका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्रित किए। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा है। यानी देखो, ब्रिटिश अखबार ने कहा है कि आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड। हंटर्स कमीशन की रिपोर्ट, यानी अब एक हंटर कमीशन बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, गांधी जी ने भी दबाव डाला उस समय। ठीक है, तो एक आयोग बना दिया गया, उसमें हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी कि सिर्फ सरकार की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से एक हंटर आयोग बनाया गया था। ठीक है, सिर्फ लिपापोती कर दी उसने कि इतने आदमी मरे ये सब करके। तो कहा है गांधी जी ने उसको पन्ने दर पन्ने यानी निर्लज सरकारी लिपापोती कहा है। किसने कहा है, गांधी जी ने। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, तो कहने का मतलब कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, यानी कांग्रेस ने भी क्या की, जांच उठाई अपनी। ठीक है, उसने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। ठीक है, समिति के अन्य सदस्यों में कौन कौन थे, देखो, मोतीलाल नेहरू जो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, महात्मा गांधी, इसके अलावा CR दास, चित्तरंजन दास, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर, ये अन्य सदस्य थे इस समिति में। समझ गए, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, मदन मोहन मालवीय। जांच समिति की गई थी, क्यों ऐसा हुआ, कितने आदमी मरे, वास्तविकता क्या थी, सबके लिए। ठीक है, करीब 21 साल बाद, देखो ध्यान देना, 21 साल बाद यानी 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल और डायर की हत्या कर दी। मैंने बताया ना कि देखो 21 साल बाद में किसने, उधम सिंह ने। वही उधम सिंह है जो अपने दादा के साथ वहां गया हुआ था और जिंदा बच गया था।
समझ गए? वो बच्चा और उसके सामने पूरा का पूरा घटनाक्रम याद था कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब का क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पंजाब का क्या था? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का रोष यानी बढ़ गया और सरकार के दमन में भी क्या हो गई? वृद्धि हुई। पंजाब में लोगों को सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें खुले पिंजरों में रखा गया। कहां पर? पंजाब में। यानी सरकार भी दमनकारी नीति पे आ गई थी, ब्रिटिश सरकार, और उन्होंने यानी जो पंजाब के जहां लोग थे, देखो लिखा है ना कि पंजाब के लोगों को सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया, उन्हें खुले पिंजरों में रखा गया। ठीक है, और कोड़े लगाए गए, उनके अखबार बंद कर दिए गए तथा उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। दमन का ऐसा भयंकर दौर चला जैसे 1857 के विद्रोह को यानी कुचल देने के बाद चला था। 1857 के बाद में एक ऐसा भयंकर दौर कब आया था? 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ये सरकार की दमन की नीतियां हैं, यानी दमनकारी कार्य देख लीजिए। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप के रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड, वो उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज, क्या कौन सी फौज? डंडा फौज अस्तित्व में आई। किस समय? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चमनदीप, उनका नेता कौन था? इस डंडा फौज का नेता था चमनदीप, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लेस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। कौन? डंडा फौज, चमनदीप उसका नेता। इनका प्रमुख कार्य क्या था कि लाठियों और जो चिड़ीमार बंदूकें थी, चिड़ियामार बंदूकों से लेस होकर सड़कों पर ये गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। ये इनका काम था। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि आज की जो अपनी जो क्लास है, ये जो यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अब और क्या घटनाक्रम होते हैं, इसके लिए हमें आगे की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए, आगे की क्लास ना हो तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।